वो जंग जिसका पाकिस्तान को बेताबी से इंतज़ार है, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी फ़ौज को, पाकिस्तानी फ़ज़ाइया को, पाकिस्तानी नेवी को, ख्वा वो सर्जिकल स्ट्राइक है हिंदुस्तान की तरफ से जिसका दावा किया गया नरेंद्र मोदी की तरफ से, ख्वा वो लिमिटेड वॉरफेयर है, ख्वा वो फुल फ्लेज वॉर है, ख्वा वो आज़ाद कश्मीर पर जंग कशी है, ख्वा वो लाहौर बॉर्डर पर, वो जंग अभी तक हिंदुस्तान जो है उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही पाकिस्तान पर करने की। हिंदुस्तान में इस वक्त और पाकिस्तान के अंदर जो आबो हवा है वो तो हमें नज़र आ ही रही है। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि हिंदुस्तान कब जो है वो एक नाम नहाद दहशत गर्दी का एजेंडे के ऊपर पाकिस्तान में अटैक करके कश्मीर की जो जिद्दोजहद है उससे नजर हटाने की कोशिश करता है। जो अपनी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है वहाँ पर जो वाक़या हुआ पहलगाम के अंदर जहाँ पे सिक्योरिटी उनकी फेल हो गई, उसका तो हम इंतजार कर लें कि हिंदुस्तान के अंदर भी एक आग लगी हुई है। हिंदुस्तानी मीडिया के अंदर और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर जो है बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले चर्चा जो हिंदुस्तान के अंदर है वो ये है कि पहलगाम के अंदर सवाल ये उठा कि जी वहाँ पर मज़हब की बात की गई, ये पूछा गया कि कौन मुसलमान है और कौन हिंदू, और फिर टारगेट किया गया। पहली बात तो अगेन 26-27 लोग जो उस वाक़े में जहाँ भाग हुए, पूरा पाकिस्तान ने ना सिर्फ उसको दहशतगर्दी को कंडेम किया बल्कि आर हार्ट्स एंड आर थॉट्स एंड आर प्रेयर्स आर ऑल द डिपार्टेड सोल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो सवाल है कि मज़हब के नाम पर कत्ल किया पहलगाम में, क्या ये सिर्फ पहलगाम में वाक़या हुआ है या इसका जो ताना बाना है वो हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी से बहुत पहले का बनता है? ये मज़हब के नाम पर या नस्ल के नाम पर जो टेररिज्म हो रहा है हिंदुस्तान बलूचिस्तान में कर रहा है, पाकिस्तानियों का हिंदुस्तान टेररिस्ट ग्रुप्स के ज़रिए कर रहा है। जब फ़कीही बुनियादों पर पाकिस्तान को आईडी कार्ड देखकर कोयटा जाने वाली बसों को कत्ल किया जाता है, उतार उतार के सवारियों को। बलूचिस्तान के अंदर नेशनैलिटी आपकी वो देखकर, आपका सूबा देखकर, आपकी सूबाइयत देखकर, पंजाबी देखकर आपको मारा जाता है। वहाँ पर इंडियन रॉ ट्रेन टेररिज्म, ये सब तो ये शुरू जो आप जो कह रही है पहलगाम में हुआ कि मज़हब का पूछा गया, ये तो आपने आरएसएस की सोच ने ये बुनियाद रखी और आप जो टेररिज्म कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर वो भी इसी बुनियाद पर है कि मज़हब के नाम पर, कौमियत के नाम पर मारा जाए। और उससे भी बढ़कर जब से बीजेपी की गवर्नमेंट पावर में आई है, ये तो काम हिंदुस्तान में शुरू हुआ है कि मुसलमान को इस्लाम के नाम पर, उसकी कौमियत के नाम पर, उसके मज़हब के नाम पर टारगेट किया जा रहा है। ये वहाँ से शुरू हुआ है जिसका रिएक्शन हमें पहलगाम में नजर आ रहा है। अगरचे वी डू नॉट, नो वन जस्टिफाइज जो पहलगाम में हुआ, जो टेररिज्म हुआ, लेकिन मैं आपको झलक दिखाता हूं कि जो इतना चर्चा हो रहा है हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर और नरेंद्र मोदी जो चीख रहा है इतना ज्यादा कि जी वो मजहब के नाम पे मार दिया गया। मजहब के नाम पे सबसे पहले जो खिलवाड़ किया गया है वो हिंदुस्तान जो पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहा है और जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का दहशतगर्दी हो रही है, वो आप नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने शुरू किया। उसका पहला हम आपको जलवा दिखाते हैं इस वीडियो क्लिप्स के अंदर। क्या मकबूजा कश्मीर का मुस्लिम सीएम या प्राइम मिनिस्टर और क्या आम मुसलमान जो इस वक्त बीजेपी की पिछले कई सालों की हुकूमत के अंदर उसको मजहब के नाम में दहशतगर्दी का सामना करना पड़ रहा है, उसका रिएक्शन पहलगाम में देखा जो कि जस्टिफाई नहीं था, लेकिन वो हम देख रहे हैं। दूसरा, इस वक्त जो सबसे बड़ा काम किया मोदी साहब ने, जिसमें सबसे ज़्यादा तरक्कीब हिंदुस्तान में हो रही है, कि एक तो उन्होंने वो जो बयान दिया कि जी पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाएगा। वो हिंदुस्तान के अपने लोग बता रहे हैं कि कितनी जहालत पर मबनी पॉलिसी है जो कि इम्प्रैक्टिकल है, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जो हिंदुस्तानियों को पागल करने के लिए और बेवकूफ़ बनाने के लिए लॉलीपॉप दिया गया है। उसकी क्या चर्चा इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, जो इंडियंस खुद कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट का मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी पॉलिसी का मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी एक झलक देख लें आप। पहलगाम एक्सीडेंट ने जो है एक तरफ तो हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, हिंदुस्तान की फौज, उनको एक्सपोज करके रख दिया। दूसरा, हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा इस वक्त नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है पाकिस्तान को लेकर, दहशतगर्दी को लेकर, उसका मजाक उड़ा रहा है, उनका सरेआम मजाक उड़ रहा है। सुनते हैं। ये तो जनाब हिंदुस्तान की सिचुएशन है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो है लीडरशिप के ऊपर सवालात भी उठ रहे हैं और एतराफ़ भी किए जा रहे हैं। अमेरिकन अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए लिखा है, मैं उसको कोट कर रहा हूँ, कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय जहारियत सामने आने पर जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मिसाल कायम की गई। आर्मी चीफ ने भारत का मुकाबला करने के लिए फ्रंट से लीड करके मिसाल कायम की है। ऐसे वक्त में जब पहलगाम वाक़े के बाद भारत पर दबाव और खित्ते में तनाव में इजाफा हो रहा है, ऐसे में जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का वाज़िया मौक़िफ़ मुकम्मल तशकील दिया। जंगी मशकों में जनरल आसिम ने टैंक पर चढ़कर फोर्सेस से खिताब किया, किसी भी भारतीय मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने का इरादा किया और आर्मी चीफ का ये खिताब किसी भी भारतीय हमले का जवाब देने के अज़म का मुकम्मल इरादा है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तानी कौम सियासी और माशी मुश्किलात में घिरी थी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पूरी कौम को मुतहद कर दिया। यह अमेरिकन अखबार कह रहा है। जनरल आसिम मुनीर की तकारीर ज़बरदस्त और इबाहम से पाक होती हैं, यह भी अमेरिकन अखबार कह रहा है। ये तो होगी जनाब मिलिट्री लीडरशिप। अब सवाल उठता है जंगों के दौरान भी
मैंने तो इस सवाल को छोड़ूंगा नहीं कि सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, पाकिस्तान की ISPR, वो हिंदुस्तान के हवासों पर छाई हुई है। इंडिया टुडे के ऊपर जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर के ऊपर वो जिहादी जनरल लगा लगा के, हालांकि उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान में या मुसलमानों में जिहादी कहना किसी को जो है बड़े फ़ख्र की बात होती है, क्योंकि हमारा तो सारा जंग ही जिहाद के इर्द गिर्द घूमता है। वो लगा लगा के उनके असाब पर सवार हुआ, कभी टूरिशन थ्योरी की स्पीचें लगा रहे हैं। इंडियन मीडिया जो है वो इस वक्त बुखलाया हुआ है। लेकिन जो सिविल लीडरशिप है शहबाज शरीफ साहब की, उसके ऊपर अब सवाल आज के प्रोग्राम में मैंने ज़रूर करना है कि वो कहाँ पर है। क्या वो बहुत फ्रंट पे हमें लीड करती हुई नज़र आ रही है, या वो हमें लीड करती नज़र नहीं आ रही। और पाकिस्तान जो है पहले से ज़्यादा जुड़ा है, यूनिटी हुई है उसके अंदर। जो परसेप्शन था कि शायद पाकिस्तानियों के दरमियान कोई डिफरेंसेस हो गए पॉलिटिकली, उसमें अपने इदारों को लेकर, अपने मुल्क की यूनिटी को लेकर, इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, अहमद अवैस साहब मौजूद हैं, और हमारे साथ मजहर अब्बास साहब मौजूद हैं। अहमद अवैस साहब, आपने न्यूयॉर्क टाइम्स का तजिया सुन लिया, उसकी बात तो छोड़ देते हैं। सिविलियन लीडरशिप कैसे लीड करती हुई आपको नजर आई है सारे मामले के अंदर? हिंदुस्तान अभी तक हमला नहीं कर पाया, हमले का इंतजार पूरा पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो लीडिंग पोजीशन में, डिफेंसिव पोजीशन में खड़ी हुई हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि डोंट एक्सपेक्ट कि उनकी कोई इंडिया की ये स्ट्रेटजी थी कि पाकिस्तान के ऊपर वो फ़ौरन हमला कर देंगे। अच्छा, उन्होंने हमला नहीं करना, वो पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करेंगे, इसलिए वो टग ऑफ वॉर सिचुएशन को प्रोलॉन्ग करेंगे। ये हमें समझ लेनी चाहिए, हमें प्रिपेयर पूरी तरह रखना चाहिए अपने आप को, लेकिन ये ज़हन में रखें कि वो इसको प्रोलॉन्ग करेंगे। प्रोलॉन्ग करने में नुकसान पाकिस्तान का होता है, इंडिया का नहीं होता। इंडिया बहुत बड़ा है, एक सूबे में वो फ़ौजों की मूवमेंट करेंगे, पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लग रहा है, वो इंडिया तो इज़ ए ह्यूज कंट्री, और इकॉनमी भी बहुत बड़ी है उनकी। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए हमें इसका तोड़ ये करना चाहिए कि हमारा एटीट्यूड जो है वो उनसे ज़्यादा एग्रेसिव, और हम इसको जितनी जल्दी इसको कहें कि इसको इस सिचुएशन से बाहर निकले। वो तो चाहेंगे ये अक्टूबर नवंबर तक इस सिलसिला। प्राइम मिनिस्टर क्या करें ऐसे मौके पे, और आपके ख्याल में वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं एज अ लीडर? मैं बताऊं, देखें ना, अब शहबाज शरीफ साहब ने, इंडिया ने कहा कि जिनके पास तो पैसा नहीं है ये जंग क्या लड़ेंगे, तो शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा कि 140% जो है वो कैबिनेट के वज़रा की तनख्वाहें बढ़ा दी। दिखाया इंडिया को, भाई देखो हमारे पास कितना पैसा है। ये कोई तरीका है? सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही है, उसमें वो 2 वज़रा, 3 वज़रा और एक DG ISPR बैठे हुए हैं। ये DG ISPR तो स्पोक्समैन है। ये सीरियसनेस का खुदा के लिए अभी वो फुकदान नजर आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये सिर्फ रेटरिक से ये मसले नहीं हल होंगे, ये बहुत बड़ा दुश्मन है, और हमें ये शहबाज शरीफ साहब क्या करें आपके ख्याल में? हर चीज वे क्या करें, वो मजीद क्या करें? मजीद ये करें कि वो बजाय इसके कि वो ये अपोलोजेटिक रवैया रखें कि जी फलां को कहो, जी आओ बैठ के बातचीत कराएं, फलां को कराएं। वो उनसे कहो कि जी बात ये है, तुमने ये गलत बात हमारे पे इल्ज़ाम लगाया, हम इसके लिए तैयार हैं तुम्हारे साथ, और हम वेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये उनको एहसास दिलाएं कि हम इस सिचुएशन को लंबा नहीं करेंगे। देखो पानी इस दौरान ये करके वो पूरी वहाँ पे वो बना रहे हैं, पूरे सर्वे कर रहे हैं, वो पूरे पानी के लिए अपने सिलसिले जो है वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर आते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग उनको सूट करती है, हमें नुकसान होता है उसका। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, और दूसरी एक अच्छा ये तो सबसे बड़ी खतरनाक बात है जो हमारी, मुझे लगता है इनको इदराक नहीं है। अगर इदराक होता, और दूसरी तरफ हमें बगैर वक्त ज़ाया किए अफगानिस्तान के साथ 10 दफ़ा वफूद भेजें, उनसे ताल्लुकात अच्छे करें। कल को फौजें जब इंडिया की तरफ आ जाती हैं तो हम बड़े सख्त तकलीफें आएंगे। सर आपका पॉइंट आ गया ताल्लुक, ठीक, बिल्कुल ठीक है। मुसद्दिक मलिक साहब आप सुन रहे? एक बताओ जी वैसे साहब, एक बात जी फरमाइए। एक पिछली दफ़ा मुसद्दिक मलिक साहब को मैं बड़ी इनकी इज्जत भी करता हूँ। इन्होंने पिछली दफ़ा ये मेरे रोमांटिक एटीट्यूड के ऊपर जो ज़ुबान इस्तेमाल की और जिस जहालत का सबूत दिया एक पढ़े लिखे इंसान ने, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो ये डिक्शनरी निकालने और देखें रोमांटिक क्या कहा आपको, इमेजिनरी आइडियलिस्टिक। मेरे नोटिस में क्या कह दिया आपको ऐसा उन्होंने? वैसा
अब मैं रिपीट करके मज़ीद इशारा कर दें क्या बात, हमें तो याद ही नहीं है, किसी वक्त याद ही नहीं है क्या बात हुई थी, किस हवाले से बात हो रही थी। अच्छा वो मरियम नवाज साहब, ठीक 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 ठीक, मैं पॉइंट आ गया आपको, ठीक है। अच्छा चलें, आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई, मुसद्दिक मलिक साहब सुन रहे हैं, वो मुसद्दिक साहब बहुत डिसेंट और मैच्योर आदमी हैं, वो कभी भी डेरोगेट नहीं कर सकते किसी गेस्ट को, कभी किया नहीं उन्होंने, पूछ रहे थे उनसे। सर रिस्पॉन्ड कर दीजिए एक ज़ाती अहमद अवैस साहब की बात, वो जो आई थिंक मरियम नवाज साहिबा के हवाले से। दूसरा ये कि वो कह रहे हैं कि जनाब मैंने तो बताया कि इस वक्त हिंदुस्तान प्रॉब्लम में है, हमला वो कर नहीं पा रहा, पानी वाला जो दहशतगर्दी वाला मामला है वो भी उनके मुंह पे पड़ रहा है, वो भी कर नहीं पा रहे, उनके अपने लोग जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन अवैस साहब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की स्ट्रेटजी बड़ी कामयाब हो रही है, क्योंकि वो इसको टग ऑफ वॉर को प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हो। और हम यहाँ वुज़रा की, ये बातों की सही है अवैस साहब की, आप हमारे यहाँ पे वुज़रा की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, तो सर आपका अपना क्या टेक है शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप के ऊपर? अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद बेहतर करने चाहिए, ऐसे मौके पर मशवरा दे रहे हैं अवैस साहब? देखिए, पहले तो मेरे सामने अगर कोई आप किसी खातून लीडर को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे फैशन स्टेटमेंट के साथ या उनके कपड़ों के साथ या उन जिस तरह दिखती हैं उसके साथ, तो मेरी तरफ से तो आपको ऐसा ही जवाब मिलेगा। मैं बिल्कुल आपकी अहमद अवैस साहब की तस्लील नहीं करना चाहता, मैं आपको इस सख्त बात करना चाह रहा हूँ। रोमांटिक एटीट्यूड का मतलब निकाला, डिक्शनरी निकाल के क्या रोमांटिक है जी, क्या रोमांटिक है बताइए ना, आप बताइए क्या है रोमांटिक? मुसद्दिक साहब कह रहे हैं कि आप एक्सप्लेन करें, आपने रोमांटिक एटीट्यूड से क्या रोमांटिक है? आप मरियम साहबा के हवाले से रोमांटिक का मतलब है कि इमेजिनरी, सुने, आइडियलिस्टिक एंड इमेजिनरी। मसलन अभी फसलें कटी हैं, जाके देखें किसानों का क्या हाल है, उनका कोई उठाने वाला नहीं है सामान, उनके गंदम उठाने वाला कोई पॉइंट आ गया सर, समझ आ गया आप क्या कहना चाह रहे थे। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख ने, सर पॉइंट आ गया, मैं यही बात कर रहा हूं कि जो मुसद्दिक साहब आपको समझ आ गया वो क्या कहना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम है उनको जनाब जी। एक तो बात यह है कि ऐसा नहीं था, मेरे ख्याल में आपको क्लिप चला देना चाहिए ताकि पूरी तरह से जो इन्होंने बात कही थी वो आपके सामने आ जाए, वरना तो ये इंटरप्रिटेशन रहेगी और जो आपने कहा वो भी क्लिप तलाश करें। दूसरी बात यह कि ये रोमांटिक, ठीक है जी, जो रोमांटिक डेफिनेशन ये दे रहे हैं कि अगर किसान जो हैं वो मुसीबत में हैं, तो ये रोमांटिक डेफिनेशन है लीडरशिप की। ये तो पता नहीं कौन सी किस तरह की बात कर रहे हैं। मैं रोमांटिक का मतलब है, अरे भाई मेरी बात सुने, नहीं आप बात कर चुके हैं, आप बात कर चुके हैं, आप मुझे कर लेने दीजिए, आप ऐसे नहीं ऐसे नहीं है वैसे आपकी बारी पे दोबारा आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कर रहा हूं ना, मुझे बात कर लेने दीजिए वन बाय वन सर प्लीज, आई रिक्वेस्ट जी, आई रिक्वेस्ट जी। बात बड़ी सिंपल सी है कि जब कोई खातून का जिक्र करते हैं तो इनको रोमांटिक याद आ जाते हैं, और जब ये मर्दे मोमिन को इनको अपने किसी लीडर की बात करते हैं तो उनको मर्दे मोमिन और ना जाने क्या क्या सुनाई दे देते हैं। यार जहालत है या नहीं है, आप बिला वजह मैं भी आपको कोई सख्त तल्ख बात कर दूंगा इसी तरह की जैसी आप बात कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया जो मुझे मुनासिब नहीं लगा। आप जब भी किसी मैंने नहीं किया, मैंने आपको सिर्फ कहा, जो मैं आज भी कहूंगा कि अगर आप मिसोजिनी की बातें करेंगे, मिसोजिनिस्ट बातें करेंगे, खातून को रिड्यूस करेंगे किसी रोमांस के साथ और बाकी लीडरों की तरह उन्हें ट्रीट नहीं करेंगे और तफरीका करेंगे औरत और मर्द में, तो फिर आपको आगे से जो लोग बैठे होंगे वो बहरहाल मैं तस्वीर करवाता हूं, आगे चलते हैं। मुसद्दिक साहब वो ही डिड नॉट मीन इट, तो ये तस्वीर हो गया कि लफ्ज का चुनाव आपकी मीनिंग कुछ और होगी। ही डिड नॉट मीन टू रिड्यूस मरियम नवाज साहिबा सेक्सुअली, ये उन्होंने कह दिया है। अब हम इससे आगे चलते हैं, अब आज के हालात पे आ जाए प्लीज जी। आए जी, अवैस साहब कह रहे हैं इकॉनमी तबाह हो रही है हमारी हिंदुस्तान की स्ट्रेटजी से, जितनी प्रोलॉन्ग हो रही है वो। जी देखिए, बात ये है कि इस वक्त जो यूनिलैटरलिज्म है वो भारत की तरफ से आ रहा है। इस वक्त भारत अपने रवैये और अपने एटीट्यूड में खुद ट्रैप हो रहा है। हमारा रवैया हमेशा से बड़ा सिंपल रहा है और आज भी वही है। उन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ दहशत गर्दी हुई है, हमने उनको बोला कि आप सबूत फराहम कर दीजिए, अगर आप सबूत फराहम करेंगे तो आपकी बात में कुछ वज़न होगा। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, तारीख़ी तौर पे पाकिस्तान दहशत गर्दी करता रहा है, हमें सबूत फराहम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को सबूत फराहम करना है। अच्छा, मेरा ये सवाल नहीं था, पाकिस्तान का सबूत तो आप मानते नहीं हैं। मेरा तो सवाल हमने कहा जरा सुन लीजिए, और हमने उनको ये कहा जी कोई बात नहीं, आपके सवाल की तरफ भी आ जाता हूँ मैं सर। तो हमने बड़े साफ और शफाफ अल्फाज में उनको कहा
कि भाई साहब आप ऐसे करें कि किसी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी से आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो थर्ड पार्टी से आके उसका एनालिसिस करवा लीजिए। अगर कोई सबूत और शवाहिद ऐसे आएंगे जो पाकिस्तान के ज़िम्मे पड़ते हैं तो वो सामने आ जाएंगे, तो पाकिस्तान को खफगी उठानी होगी। ठीक है। और अगर ऐसे कोई सबूत और शवाहिद ना निकले तो इससे पहले जो आप कर रहे थे, क्योंकि मैं इससे पहले पानी का वज़ीर रहा हूँ और 1-1.5 साल से जिसको उन्होंने अबेंस में डाला है अकॉर्ड को, इंडस वाटर ट्रीटी को, उसकी तो वायलेशन वो पहले से 1.5 साल से कर रहे थे। ठीक है। यानी एक मैंडेटरी कंडीशन है कि उसमें वाटर कमिश्नर्स मिलेंगे, वाटर कमिश्नर्स नहीं मिल रहे थे, भारत अपने वाटर कमिश्नर नहीं भेज रहा था। उसमें एक मैंडेटरी कंडीशन है कि पानी के मुतालिक इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी, वो पाकिस्तान के साथ वो पानी के मुतालिक इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे थे। तो वो जो मुकदमा उनका लीगली हल नहीं हो रहा था, यानी इस ट्रीटी को किसी तरीके से रिवाइज तो किया जाए या सस्पेंड किया जाए, ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके ठीक है उन्होंने उसी। अब मेरा सवाल कि अवैध साहब कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान की सक्सेस ये है कि वो लिंगर ऑन कर रहा है इस वॉर को हमारी इकॉनमी तबाह करने के लिए, अफगानिस्तान से कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। हमारी फ़ौज तैयार है, हमारी फ़ौज का वही खर्चा है जो फ़ौज का पहले खर्चा होता है, और हमारी फ़ौज बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। और आज सुबह डार साहब ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने आपको बताया भी कि उनके कुछ जंगी जहाज़ जो हैं उड़े हैं मगर मुंह की खा के बॉर्डर से ही वापस चले गए हैं। इस वजह से हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं है, और ये इकॉनमी को ला के हमें इंटिमिडेट करने की कोशिश करनी कि हमारी इकॉनमी को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है। हम कोई जंग पसंद जंगजू मुल्क नहीं है, हम जंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बात कि कोई हम पे जंग मुसल्लत करे, कोई ऐसा नैरेटिव क्रिएट करे जिसमें इंटिमिडेशन हो, तो वो तो होने वाली नहीं है भाई। सर पॉइंट इससे पहले भी 3, 4, 5 मरतबा भारत ये कोशिश कर चुका है और हर दफ़ा उसे मुंह की खानी पड़ी है, और इस दफ़ा भी मुंह की खानी पड़ी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मेरी ज़ाती आपको दरख्वास्त ये होगी कि इस माहौल के अंदर ये जो तफरका है सियासी लीडरशिप का और फौजी लीडरशिप का, मेरे ख्याल में कोई उसको फ़ायदा मंद नहीं है किसी भी सूरत। हमारी सारी इस वक्त जो पॉलिटिकल एपरेटस और फौजी एपरेटस जो है वो एक ज़बान है। बल्कि मैं तो समझता हूँ जी, मैं तो अपना नुक्ता नज़र ही आपके सामने पेश कर सकता हूँ ना। जब आप मुझे सवाल पूछेंगे तो मैं अपना नुक्ता नज़र रख दूंगा। मेरे ख्याल में ये मुनासिब वक्त भी नहीं है ऐसी गुफ्तगू जो है उसको आगे लेकर जाने का। इस वक्त तो हमें इकट्ठे होकर, बल्कि हमारी जो अपोजिशन के लोग हैं अगर वो भी हमारे साथ ही खड़े हैं, और बज़ाहिर अभी तक किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की, अगरचे हमारी ख्वाहिश थी कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो हर ब्रीफिंग के अंदर शरीक हों, अभी भी उनको दावत है कि वो हर ब्रीफिंग में शरीक हों, मगर अगर ना भी शरीक हों तो किसी जमात ने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कोई तफरका फैले या कोई ऐसी चीज़ दिखे कि हमारे मुल्क के अंदर इस बात पे हम सब इकट्ठे नहीं हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ कोई महाज आराई या कोई पॉइंट आ गया इस तरह की गुफ्तगू करने की, इंटिमिडेशन वाली गुफ्तगू भी कोशिश की तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़। अच्छा, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा सिविल लीडरशिप का और मिलिट्री लीडरशिप का। पहली बात तो ये होगी, वो दो डिफरेंट डोमेन्स हैं। वो न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल आया, वो बताना मेरा फ़र्ज़ था क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स इतनी बड़ा बातें लिखती हैं आर्मी चीफ के मुतालिक, और उनकी ऑब्वियसली गूंज भी हिंदुस्तान में है, उनकी जिस तरह आर्मी चीफ इस वक्त जवाब दे रहे हैं हिंदुस्तान को, तो वो लिखा एक बात। दूसरी बात ये सर, आई डो नॉट एग्री विद यू, जब आप खास तौर पे हालत जंग में होते हैं सबसे ज़्यादा आपने अपनी सिविलियन लीडरशिप को परखना होता है, कि आपने देखना होता है जिस तरह वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर चेंज कर दिया था, इंग्लैंड ने विंस्टन चर्चिल को ले आए थे वो। तो हमें ये देखना होता है कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इस अहल, कोई भी मुल्क हो, वो किसी मौके पर भी हो, वो अहल भी है या अहल नहीं, और यही राइट टाइम है उस पर डिबेट करने का। इसमें कोई दो वो नहीं है, वो आपकी राय का मैं एहतराम करता हूँ, और कंपैरिजन कोई ड्रॉ नहीं कर रहा, कंपैरिजन बनता भी नहीं, नाम कर रहे हैं। ठीक है आपकी बात सर, मैं कंपैरिजन ड्रॉ भी नहीं कर रहा। पहली बात तो ये है कि क्या आप कोई नया प्राइम मिनिस्टर तजवीज कर रहे हैं? आप वो कॉन्फिडेंस यहाँ पे तजवीज कर रहे हैं, आप क्या चीज तजवीज हम तो बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस के ऊपर, जिस तरह हम सबकी बात कर रहे हैं। कोई वजीर आजम ने ये कहा कि नहीं हम जंग नहीं कर रहे या हम अपनी फौज के साथ नहीं सर खड़े। मैं तो ये कह नहीं रहा क्योंकि परफॉर्मेंस अंडर है या ओवर है, मैं तो सवाल उठा रहा हूँ सिर्फ, वो इतनी इजाजत दे दें कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर की परफॉर्मेंस की तारीफ करने का मौका मिल जाए हमें। मजहर अब्बास साहब, हमारी सिविल लीडरशिप जो है किस तरह डील कर रही है सारे मामले को, उस पर भी आप बात कर सकते हैं। और जो अवैध साहब ने कहा कि अभी ये बहुत बड़ी कामयाबी नहीं कि हिंदुस्तान ने हमला नहीं किया, बल्कि वो जो लिंगर ऑन कर रहे हैं उसको, वो हमारे लिए इकोनॉमिकल डिजास्टर हो सकता है। योर टेक सर।
शुक्रिया कामरान। पहली चीज़ ये कि पॉलिटिकल लीडरशिप या जो गवर्नमेंट होती है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी फ़ौज के साथ खड़ी हो। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो डिप्लोमेटिकली जो है चीज़ों को अच्छी तरीके से हैंडल करे। तो मेरा ख्याल है अभी तक डिप्लोमेटिकली तो मिस हैंडल नहीं हुई है चीज़। ठीक है। और डिप्लोमेसी अगर आप देखें तो जिस तरीके से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक्टिव हुई है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने वहाँ जाके और मुख्तलिफ ममालिक से, यही आप कर सकते हैं ना मैक्सिमम एक ऐसे मुल्क के मुकाबले में जो ज़ाहिर है आबादी के लिहाज से भी और बहुत सी चीज़ों के लिहाज से आपसे ज़्यादा बड़ा मुल्क है, और उसके ताल्लुकात अमेरिका और दूसरे। लेकिन आप देखें कि उस सब के बावजूद इंडिया को अमेरिका या दूसरी जगहों से वो सपोर्ट नहीं मिल सकी जो माजी में मिलती रही है। तो इसको आप अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप की कामयाबी ही कहेंगे ना। दूसरी बात यह कि आर्मी गवर्नमेंट के अंडर होती है, तो अगर आर्मी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसमें गवर्नमेंट का भी क्रेडिट होता है। कोई आर्मी कोई एक अलग इंस्टीट्यूशन नहीं है। ठीक है। आर्मी जो होती है वो सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर ही काम करती है। अब वैसा वाली बात का सर जरा बताइएगा, आपके ख्याल में ये जंग जो है हमारे लिए प्रोलॉन्ग अगर होती है तो? देखिए मेरे ख्याल में हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन तो ये कि अमन रहे। ठीक। जंग जब होगी तो क्या आपकी इकोनॉमी ऐसी रहेगी या इंडिया की इकोनॉमी ऐसी रहेगी? जंग तो तबाही लाती है। क्या कभी जंग कोई अच्छी खबर भी लाती है? जंग कभी भी अच्छी खबर नहीं लाती, ये याद रखिएगा। ठीक है। तो मेरा ख्याल है जितना कोशिश हमारी होनी चाहिए कि जंग ना हो। इंडिया लिंगर ऑन कर रहा है तो आप अपनी जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मैं तो ये कहता हूँ कि जो इत्तेहाद हम जंग में दिखाते हैं या जंगी सूरत हाल में दिखाते हैं, वो इत्तेहाद हम अमन में क्यों नहीं दिखाते? ठीक है। वो सियासी तनाव हम अमन के दौरान क्यों नहीं ऐसा कोई ऐसी कोई टेंशन खत्म नहीं हुई अभी। मैं बता देता हूँ बदर साहब, ऐसी कोई टेंशन खत्म नहीं हुई। वो अच्छी बात है, मुसद्दिक साहब अच्छी बातें कर रहे हैं। पीटीआई का मुल्क की सलामती की मौजूदा सूरत हाल में ब्रीफिंग में शिरकत से इनकार। पीटीआई ने कह दिया कि जनाब हम तो उसको बाइकआउट कर रहे हैं। तो ये इस वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर उनका बाइकआउट करना इंडिकेट ये नहीं कर रहा कि सब अच्छा चल रहा है पॉलिटिकली इस मुल्क के अंदर। देखिए उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लें। जी जो भी कहा था उन्होंने, लेकिन बाइकआउट ही कर दिया सर। हाँ, ऑल पार्टीज। हाँ नहीं, वो ठीक है। मैं भी नहीं समझता कि उन्हें बॉयकॉट करना चाहिए। जो बात उस फोरम पे जाके करनी चाहिए वो बॉयकॉट से हल नहीं होता। बिल्कुल ठीक है जी। इसका जवाब तो वैसा आप देंगे ब्रेक के बाद। आपको करेक्ट करना। बिल्कुल ठीक है सर, ब्रेक के बाद देंगे जवाब। और एक और बात है, सुलेमान अकरम राजा साहब की ऑडियो इस वक्त पूरी सोशल मीडिया में वायरल हुई हुई है, जिसमें वो बता रहे हैं कि शायद मकबूलियत तहरीक इंसाफ की खासी कम होगी। मुझे समझ नहीं आया उनको इस बयान का मतलब क्या है और उनके पास सोर्स क्या है उसका। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा है कि उससे उनकी लीडरशिप इमर्ज होने के बजाय मकबूलियत कम नजर आई है जो वो फरमा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं इन चीज़ों पे। जनाब इस वक्त सिचुएशन जो चल रही है उसके अंदर हमें एक ऑब्वियसली पॉलिटिकल यूनिटी भी चाहिए। सुलेमान अकरम राजा साहब की एक ऑडियो घूम रही है इस आज के इस सारे माहौल के अंदर, सुनने जरा फिर अवैध साहब से पूछते हैं। 1200-1500 के आने से तो नहीं ना इनकलाब आता। ये जरूर था, मैं नहीं कह रहा 1200-1400-1500 लोग हर हल्के में या हर तहसील में नहीं थे, बिल्कुल थे। लेकिन 1200-1500 काफी नहीं है ना। हम बात तो लाखों की कर रहे हैं ना। 1200-1500 आए, जब उन्होंने देखा कि हम 1200-1500 ही होंगे तो वो तितर बितर हो गए ना। 1200-1500 अगर आती हैं एक तहसील में तो वो कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। वो ठीक है, माकूल नंबर है, लेकिन बड़ा नंबर नहीं है वो। इसलिए हम जरूर करेंगे एक्टिविटी जो 1200-1500 की बुनियाद पे हो सके, लेकिन उससे मुल्क में इनकलाब नहीं आता। वैसे साहब ये ऑडियो क्या इंडिकेट करती है कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हुई है, नंबर 1। और नंबर 2 ये बाइकआउट जो आपने किया है, जरूरी नहीं था इसमें यूनिटी दिखाते, आप चले जाते यार उसमें सलामती वाली ब्रीफिंग में। देखिए, मैं पहली बात इसका मैं जवाब देता हूँ। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये पता नहीं एक मिस नॉर्म जो है ये सब तरफ फैल गया। कभी किसी सिस्टम के अंदर रहते हुए दुनिया में कहीं इनकलाब नहीं आया, ना पाकिस्तान में कभी आ सकता। ठीक है, सिस्टम को तोड़ के इनकलाब आता है हमेशा। इसलिए ये कभी कह देना कि ये पाकिस्तान में कोई ये इमरान खान या कोई और इनकलाब ले आएगा, वो नहीं आएगा। एक ये रीज़न है, और दूसरा हेटेरोजेनियस सोसाइटी जहाँ होगी कभी इनकलाब नहीं आता वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे 4 कौमियतें हैं, 4 नेशनलिटीज़ हैं, लिहाजा कभी क्वेश्चन नहीं है कि यहाँ पे। दूसरा पॉइंट सर वो बाइकआउट वाला, हालात बाइकआउट खत्म कर दें सर, नहीं रहेंगे तो अनार्की कौमी धारे में इस वक्त बाइकआउट खत्म कर दें, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप। नहीं, बाइकआउट नहीं, बात देखिए वो एक असूल के ऊपर है। बाइकआउट है तो किसी असूल के ऊपर है, वो ठीक है, पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं, वो एक अलग बात है।
लेकिन ये जो है ये इसको उससे जोड़ देना कि ये पता नहीं कोई इमरान खान यहाँ पे कोई इनकलाब ले आएंगे, ना कभी इनकलाब ऐसे आए हैं ना कभी इनकलाब ऐसे आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है सर, दुनिया की हिस्ट्री पॉइंट आ गया आपको। वो तो इमरान ने कहा था इनकलाब लेके आऊंगा इस तरह, वो तो हमने तो नहीं कभी कहा कि इस तरह आता है इनकलाब। आप ठीक कह रहे हैं जी। दूसरा अभी उसका मेरे एक सवाल का जवाब अभी नहीं आया। वो मैंने जो कहा था कि वो उन्होंने तनख्वाहें हमने हाँ, ये सदिक साहब जवाब देंगे, 140%। सदिक साहब जवाब देंगे। अब मुल्क की इकॉनमी जो है इतनी क्रंच कर रही है, पाकिस्तानी फौज सेक्रीफाइस कर रही है, बगैर तनख्वाहें बढ़ाए इसी पे काम कर रही है, अपने मुल्क की जान देने के लिए तैयार है। आपने तनख्वाहें किस तरह बढ़ा ली अपनी ऐसे मौके पे, ये सवाल है मुसद्दिक साहब की। भाई लाइन बहाल के। मजहर साहब, आपको लगता है कि ये सिचुएशन बड़ी इक्विलिब्रियम के खिलाफ जा रही है कि मिनिस्टर जो है वो तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, जो वैस साहब कह रहे हैं, जबकि हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं टैक्सेस की मद में और बाकी लोग भी? मजहर साहब नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्या तहरीक इंसाफ के जो लेजिस्लेचर्स हैं उन्होंने इसके हवाले से क्या पोजीशन ली। मेरा ख्याल सब एक ही है इस पे। ये इंटरेस्टिंग है। ठीक कह रहे हो यार सदी साहब। ये तो असल चीज़ ये कि वैसे ही ये उसूल गलत है। इस तरह आप एक ऐसी सिचुएशन में, अभी आप इकोनॉमिक के जो सिचुएशन है अभी कोई बहुत इम्प्रूव नहीं हुई है, कोई ऐसी नहीं है जहाँ लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हों, वहाँ आप अपनी तनख्वाहें बढ़ा लें। जो सूरत हाल, बिल्कुल सर, मैं जरा उनसे पूछ लूँ मजहर साहब, वफाकी वजीर साहब से। अवैध साहब ने एक पॉइंट उठाया, सदिक साहब की लाइन ड्रॉप हो गई थी कि यहाँ पर कौम सेक्रीफाइस कर रही है, वॉर का माहौल बना हुआ है, वफाकी वज़रा जो तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, तो ये कितना बड़ा बर्डन है इकॉनमी पे और सेल्फिशनेस और मीननेस है पॉलिटिकल लीडरशिप की। देखिए, मैं इस मामले में क्योंकि इस वक्त मेरे पास वजारत है तो मैं कन्फ्लिक्टेड हूँ। इस वजह से मेरे ख्याल में इसमें अहमद अवैस साहब का और मज़हर अब्बास साहब का और आपका तबसरा जो है वो ज़्यादा मुनासिब होगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें और आप देखिए कि किसी भी शख्स की जो लेजिस्लेटिव एक्टिविटी कर रहा हो और आप ये मान लें कि वो एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है, या तो आप ये फ़ैसला कर लें कि कोई भी शख्स जो बहुत ज़्यादा अमीर बैकग्राउंड से ताल्लुक़ नहीं रखता, उसको ना सियासत में आना चाहिए, ना उसको एग्जीक्यूटिव पोजीशन लेनी चाहिए, ना उसको सिविल सर्विस में आना चाहिए। लेकिन अगर उन्हें आना चाहिए तो फिर मिडिल क्लास के लोगों के लिए या उनसे भी जो लोअर नहीं, आप वो पहली वाली पोजीशन आपकी ठीक थी कि आप इसको डिफेंड नहीं करेंगे, उभरते हैं पार्टी टू इट, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा सर। तो छोड़े इस बात को, लेकिन आपको एक मैं फ्रेमवर्क जी नहीं सर, डिटेल में नहीं जाएंगे और बड़े सवाल है, वक्त कम है, इस वजह से अलाउ करें आप नहीं, जैसे आप सवाल मेरा आपसे अगला ये कि आप पीटीआई को क्यों नहीं ले आते सियासी धारे में? इस वक्त उन्होंने बायकॉट किया तो वो बुला लें मुल्क की सलामती को, उसमें यार उनको रिक्वेस्ट करके बुला लें, कोई ऐसी क्या बात है? आप हम तो बुला रहे हैं जी। मैं तो अभी आपके सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये तशरीफ लाएं। अवैध साहब बायकॉट खत्म कर दें, तशरीफ ले आएं। नाम भी नहीं लिया इस वजह से कि प्रोवोकेशन ना हो। मैंने तो प्रोग्राम नहीं, मैं कह रहा हूँ ये बात, एक सियासी जमात इस वजह से ताकि प्रोवोकेशन ना हो। बिल्कुल ठीक है, देखिए आप बहुत मोहताज हैं। समझता हूँ कि ये एक ऐसा वक्त है जिस वक्त हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। बिल्कुल इकट्ठा होना चाहिए। जी अवैध साहब जवाब दे दें। देखिए मलिक साहब, आप थोड़ा पीछे चले जाइए। जब ये अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका अटैक कर रहा था, ये 9/11 के वाक़े के बाद, और बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल पैदा हुई थी, तो परवेज़ मुशर्रफ ने ऑल पाकिस्तान पार्टीज जो है कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और सब उसमें शरीक हुए थे। ये भी एक वॉर लाइक सिचुएशन माइंड कीजिएगा सर, क्विकली जवाब तो वैसा आपको 2019 में वॉर लाइक सिचुएशन हुई थी। इमरान खान साहब ने, आज आप कह रहे थे आईएसपीआर डीजी आईएसपीआर को बैठे, इमरान खान ने पार्लियामेंट में भेज दिया जनरल बाजवा साहब को, आर्मी चीफ को, और खुद उन्होंने बाइकआउट कर दिया पूरी कौम का, पूरे कौमी नुमाइंदों का। तो ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। लेकिन मुसद्दिक साहब सवाल होगा इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्ड करें। मैं कहता हूं गलत किया, इस पे तबसरा करना चाहूंगा। जी देखिए, मैं ये कह रहा हूं आप हम माजी में जाएंगे तो कई एग्जांपल्स ढूंढ लेंगे, उसका अहमद अब्बास साहब जवाब देंगे। इसका बेहतर तरीका ये है कि हमारा मुल्क एक ख़ास किस्म के वक्त से गुजर रहा है, इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है, और मैं इनको दावत देता हूँ कि ये आएँ और शरीक हों। जिस चीज़ को आप ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं, उस वक्त तो पार्लिमान मौजूद नहीं होती जब डिक्टेटर्स होते हैं। आज तो पार्लिमान मौजूद है, उसमें तमाम सियासी जमातें मौजूद हैं। आज पार्लिमान में पीटीआई मौजूद थी, दोनों सेनेट और नेशनल असम्बली की राइट साइड पूरी जो है वो पीटीआई से भरी हुई है। आज सारा दिन पीटीआई ने तकरीरें की हैं, इसी तरह कमेटी के अंदर तकरीरें हो रही। नहीं, मेरी बात तो बहस में टाइम निकल गया सर, बात तो मुकम्मल अप्रोच में। जी मुसद्दिक साहब,
तो मैं ये चाहता हूँ कि जब पार्लिमान फ़ाल हो तो पार्लिमान का यही काम है, और बिलखसूस अपोजिशन की तमाम जमातें जब एक मेंबर, 5 मेंबर, उस वक्त पार्लियामेंट थी, आप देखिए तो उस वक्त सबसे पार्लियामेंट बड़ी थी उनकी इस वक्त मौजूद हैं, तो कोई बात नहीं। सर, कमर्शियल ब्रेक का बड़ा प्रेशर है मेरे ऊपर। अगर मैं ब्रेक आप लोगों ने इतना टाइम वेस्ट कर दिया सॉलिड से वो रोमांटिक वाले काम में, मुल्क किस तरफ जा रहा है अभी। लेकिन चले बहरहाल, हमने तो अपने गेस्ट की हर ख्वाहिश को एहतराम देते। ब्रेक के बाद कोशिश करता हूँ जवाब लूंगा, एक ब्रेक लेते हैं जी। भाई पहलगाम इंसिडेंट इस वक्त तो नरेंद्र मोदी के हलक की जो है ना वो बन गया हुआ है, हड्डी के अंदर जो है ना, हलक की हड्डी आप समझ लें, कांटा आप समझ लें, जो भी बन गया हुआ है। पाकिस्तान अलबत्ता माशाल्लाह बड़ा इमर्ज कर रहा है उससे। हमारी आर्म फोर्सेज जो है उन्होंने अल-फतह मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया, अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। हम फॉरेन फ्रंट पे बड़ा गजब काम कर रहे हैं। चाइना हमारे साथ खड़ा हुआ है, प्रेसिडेंट की मुलाकात भी हुई, कमाल काम हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का आपने आर्टिकल सुन लिया है, आर्मी चीफ की जो दहशत इस वक्त हिंदुस्तान पे कायम हुई हुई है, वो तो मेरा ख्याल से उस वजह से शायद अभी सोच रहे हैं कि करें जंग के ना करें। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।